नमस्कार। एनडी स्पेशल 23 का चुनाव जाति पर दांव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मिशन 2023 की तैयारी अब देखने को मिल रही है, जहां संघ भी अब मिशन मोड पर आ गया है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो सफर है वो खत्म हो चुका है और यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे से संघ सक्रिय हो गया है। आदिवासी वोट के लिए बीजेपी ने नो रिस्क की रणनीति अपना ली है। आदिवासियों को साधने में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है। आदिवासियों पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां मिशन 2023 की तैयारियों में मध्य प्रदेश बीजेपी जुट गई है। आदिवासी वर्ग को साधने में अब संघ जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, वहां पर अब संघ की नजर है। वनवासी राम की थीम लाइन से लेकर के धर्मांतरण को रोकने और अधिकारों के संरक्षण पर आरएसएस की विशेष टीम आदिवासियों के बीच जाएगी। मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 89 ब्लॉक्स आदिवासी बाहुल्य हैं। राहुल गांधी भी इन्हीं आदिवासी बाहुल्य इलाकों में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जो आदिवासी वोटर्स हैं वो निर्णायक है। मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर बात की जाए तो कुल 230 सीटें हैं। आदिवासियों की बड़ी आबादी होने की वजह से प्रदेश की 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स जो हैं वो निर्णायक साबित होंगे। अब शिवराज सरकार ने पेसा एक्ट लागू करके बड़ा दांव खेल दिया है। पेसा एक्ट की 3 प्रमुख बातें हैं, जिसमें जल, जंगल और जमीन का जिक्र किया गया है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी अब सक्रिय हो गई है और इसे देखते हुए संघ भी सक्रिय हो गया है। जहां जहां से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उन्हीं सीटों पर जाकर के संघ वहां जाएगा, उन सीटों पर जाकर के कैंपेनिंग करेगा। मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 89 जो ब्लॉक्स हैं वो आदिवासी बाहुल्य कहलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन चेहरा प्रदेश की जनता, आदिवासी भाई सब समझ चुके हैं। जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने न करे 18 वर्ष में, जो पहले शिवराज दिग्विजय सिंह की सरकार ने पास कर दिए थे पास्को एक्ट, दिल्ली में राहुल गांधी जी के प्रयास से मनमोहन सिंह जी ने पास्को एक्ट कर दिए थे। किसानों के भूमि अधिकार दिलाने का कानून पारित किया था। आदिवासी भाइयों पे पहले से ही मध्य प्रदेश में कानून है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली थी, अब वहां पर आरएसएस सक्रिय हो गया है, संघ सक्रिय हो गया है। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। नो रिस्क मोड पर संघ इस वक्त काम कर रहा है। आदिवासियों को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। आदिवासी वर्ग को साधने में संघ भी जुटा हुआ है। अधिकारों के संरक्षण पर, धर्मांतरण को रोकने के लिए और वनवासी थीम लाइन को लेकर के आरएसएस की एक विशेष टीम आदिवासियों के बीच जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 20 जिलों के 89 ब्लॉक्स आदिवासी बाहुल्य हैं, जहां पर आदिवासियों का ही दबदबा है। और राहुल गांधी ने भी इन्हीं आदिवासी बाहुल्य इलाकों से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को निकाला था। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जो आदिवासी वोटर्स हैं वो निर्णायक हैं। आदिवासी इस वक्त निर्णायक भूमिका में है। तो शिवराज सरकार ने पेसा एक्ट को लागू करके एक बड़ा दांव खेल दिया है। और पेसा एक्ट की जो खासियत है वो है जल, जंगल और जमीन। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल भी गए थे और कल वे इंदौर में थे, जहां पर उन्होंने पेसा एक्ट के बारे में जनता को संबोधित किया और पेसा एक्ट की खूबियों से लोगों को रूबरू कराया। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रवि वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंकर लाल तिवारी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा रवि वर्मा जी से। रवि जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये सुनने में आया है कि अब बीजेपी उन सीटों पर सक्रिय हो गई है जहाँ जहाँ से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी,
भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से घबराई भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम इस तरह तिलमिलाई है, इस तरह घबराई है कि आज उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि ये हमेशा से देश तोड़ने के विरोध में खड़े रहे हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एक वाक्य एक शिक्षक के द्वारा जब भारत जोड़ो यात्रा में वे शामिल होते हैं, भारत जोड़ने के पक्ष में राहुल जी को एक चिन्ह भेंट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस शिक्षक को जो है निलंबित कर देती है या सस्पेंड करती है का जो मामला है। तो ये देश तोड़ने वाले लोगों की सोच जो है आज मध्य प्रदेश में उजागर हो रही है और मध्य प्रदेश की जनता इन देश तोड़ने वालों को उस जमीन में दफन करेगी। जी चलिए ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। शंकरलाल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी घबरा गई है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो अपार जन समर्थन मिला उसकी सफलता से घबराए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो तो हम लोगों को जमीने में दफन किए दे रहे हैं। आदरणीय आपके वर्मा जी ने कह दिया कि इनको जमीन में दफन कर दे, खुद के कफन का ठिकाना नहीं है, खुद के ताबूत में आखिरी कीलें ठोक रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रोज कांग्रेस ऐसा छोड़ रहे हैं जैसे जहाज में जब छेद हो जाता है तो चूहे भी भागते हैं। इसके बाद वो दफन हमको कर रहे हैं। मैं आपके विषय पर यह कहना चाहता हूं कि देखिए, एक बात जो आपने कही है, आपका मीडिया का राजनीतिक आंकलन है और नेचुरल भी है। बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर अपनी एजेंडा, अपनी गतिविधियों को लेकर के निरंतर 12 महीने 24 घंटे काम करने वाली संगठन है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के बारे में आदरणीय दिव्यांशु जी आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो चाहे न हो, वो निरंतर अपने एजेंडे, अपने कार्यक्रम, अपने प्रशिक्षण वर्ग, अपने बैठकें, अपनी जो भी है वो निरंतर संगठन। हमारे पूरे प्रदेश में कार्यालय है, हर जिले में, हर ब्लॉक में नियमित बैठकें होती हैं, मंडल से लेके मतदान केंद्रों तक की। और इस नाते अलग से कुछ करने का नहीं है। जो हम कर रहे हैं, निश्चित है चुनाव जब आएंगे तो थोड़ी तेजी से करेंगे। अभी कार्यकर्ता हफ्ते में 2 दिन काम करता था, अभी कार्यकर्ता दिन में 4 घंटे काम करता था। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कार्यकर्ता अधिक श्रम करेगा, अधिक समय देगा। पर यह कहना कि राहुल गांधी की यात्रा से और आदिवासी क्षेत्रों में बड़ा जुनून हो गया है, तो वो आए भी और गए भी, वो आए भी और गए भी। खत्म फसाना हो गया, दिल की दिल में ही रही, बातों का बनाना हो गया। एक आदिवासी शिक्षक को जबरन तैयार करके उसको देखिए आगे हीरो बनाएंगे। कमलनाथ टाइप के लोग कभी उसे टिकट दे दे किसी सीट से तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तमाशा नेहरू जी के जमाने से हम देखते आ रहे हैं। उसने कुछ भेंट किया, क्या किया राम जी जाने। मीडिया में एक लाइन था वो कहीं। अब एक बात बताइए कि जब कर्मचारी संहिता लागू है देश के अंदर, अधिकारी संहिता लागू है, सर्विस कंडक्ट रूल जिसे कहते हैं, उस सर्विस कंडक्ट रूल में ये स्पष्ट लिखा है कि भैया यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं और कहीं कोई राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, तो उस राजनीतिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति, आपकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। अब जानबूझ करके सिगोपा क्रिएट करने, पूरी यात्रा एक नौटंकी रही। कभी किसी बिटिया को कंधे में बैठा के फोटो खिंचाना, कभी मम्मी जी के जूते के फीते बांधने लगना, फोटो सेशन। और उस फोटो सेशन का एक अंग था प्लान प्रोजेक्टेड, हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी है उस सब तमाम क्षेत्र में। उसके बावजूद और तो कोई नहीं आया। एक प्रोजेक्टिव पर्सन राहुल जी के पास तक सारी सुरक्षा को इनके अनुसार भेजते हुए विदाउट अपॉइंटमेंट। आज अखबारों में है कि राहुल जी से जो लोग यात्रा के दौरान मिलते हैं, ये सारा अपॉइंटमेंट पहले से तय होता है। उनका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर जिसका नाम तय होता है उसको उस समय वहां पर बुला लिया। तो शंकरलाल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था? आपके हिसाब से सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था? चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ रवि जी से। रवि जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगा। आधा सेकंड। जी ठीक है, इतना कुल कहना चाहता हूँ। जी बोलिए जल्दी अपनी बात कीजिए, पूरी कीजिए। मैंने इस यात्रा से यदि उन्हें लग रहा है कि हम डर गए हैं, हम घबरा गए हैं,
ये उनका बचकानापन है। न खंजर उठेंगे, न खंजर उठेंगे, न तलवार उठेंगी। इन दूध पीने वाले मजनुओं की बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं रवि जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और चर्चा में मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। तो रमेश जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि रमेश जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गई है, राजस्थान में प्रवेश कर गई है, लेकिन आरएसएस का फोकस उन सीटों पे है जहां जहां से वो यात्रा निकली है। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोटे तौर पर आरएसएस और जी, का कारण यह है कि वनवासी क्षेत्रों में आरएसएस का फोकस बहुत लंबे समय से चल रहा है। आप अगर देखेंगे, वो झाबुआ में कुंभ कर चुके हैं, मंडला में वो कुंभ कर चुके हैं, और उनकी कई बैठकें खंडवा क्षेत्र में हो चुकी हैं। तो ये जो है, और आरएसएस वाले न केवल आज से वनवासी क्षेत्रों में फोकस कर रहे हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था यवतमाल में, डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में हुआ था। वो गिरफ्तार हुए थे, उनको सजा भी हुई थी कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के ये जो एक अंग्रेजों ने कहा था कि आदिवासी अलग है और नगरवासी अलग है, आरएसएस वाले अपनी स्थापना के साथ से जंगल वालों को, नगर वालों को एक करने के अभियान में वो हैं। और मोटे तौर पर जहां जहां ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं, विशेषकर वहां वहां आरएसएस वालों का काम बढ़ रहा। इस बीच में अगर आप देखेंगे तो मुझे जो संभावना दिख रही है, राहुल गांधी जी की यात्रा तो अपनी जगह है, उसका उत्तर तो भाजपा वाले जाने और वो किस तरीके से देंगे। लेकिन जहां तक आरएसएस का सवाल जहां तक है, आप अगर देखेंगे तो अगले दिनों में वो होशंगाबाद और हरदा जिले में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ ईसाई मिशनरियों की सबसे ज्यादा संस्थाएं वहां काम करती हैं। तो आरएसएस वालों का बहुत ज्यादा इस पर चिंतन नहीं रहता कि वोट किसको जा रहा है और या कौन यात्रा करके जा रहा है। उनका अपना एक अलग काम है। और इस क्षेत्रों में जो आरएसएस के अधिकारियों का फोकस है वो काफी दिनों से है, और उनकी यात्राएं, उनके अधिकारी वहां पर बराबर प्रवास कर रहे हैं। जी जी, यानी कि उनका जो फोकस है वो सांस्कृतिक ज्यादा है, राजनीतिक कम है। चलिए ठीक है, मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा रवि जी का। रवि जी, अभी हम बात सुन रहे थे तिवारी जी की, और आपने रमेश शर्मा जी की भी बात सुनी। तिवारी जी अभी ये कह रहे थे कि भाई जो कुछ भी हमने देखा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, चाहे वो फीते बांधना हो या गले लगाना हो, वो सब तो स्क्रिप्टेड था उनके हिसाब से। क्या कहेंगे इस पर? शंकर लाल जी की मैंने बातों को सुना, वो केवल हंसी मजाक चुटकुलों के बल पर जो है एक टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बोलने बताने के लिए इस यात्रा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों के पास रह नहीं जाता है। आज उनकी जो बेबसी है वो स्क्रीन पर झलक रही है कि शंकर लाल जी के पास कुछ है नहीं है बताने के लिए। तो वो जूते की बात उठा रहे हैं, कभी उनकी टी शर्ट की बात उठाने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल जी लेकर, क्योंकि आज जो है ये देश तोड़ने वाले लोगों का जो चेहरा लगातार उजागर हो रहा है। जिस आदिवासी बेल्ट की वे बात कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में इनकी ही सरकार की केंद्रीय जो गृह मंत्री विभाग की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि आज आदिवासी भाई बहनों के साथ सबसे ज्यादा जास्ती या उनके हक अधिकारों को कहीं छीना जा रहा है तो वो मध्य प्रदेश में जो छीना जा रहा है। और इस हर दूसरी तीसरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐरे गहरे नेता की जो संलिप्तता होती है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग या इनके जो कुछ चंद ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, ये हक अधिकारों को लगातार लूट रहे हैं। आज हमारा आदिवासी वर्ग हमेशा से इस तरीके से जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिकार होता आया और आज वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है। ये कितनी ही जो है इस तरह की कार्यक्रम कर ले या उनके पास पहुंच जाएं, दिव्यांशु जी, उन आदिवासी वर्ग जो है आज इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके दोहरे चरित्र को वो पहचान चुका है। क्योंकि जिस तरीके से उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है ना, वो आज घुटन महसूस कर रहा है, एक तड़प महसूस कर रहा है कि जो सरकार 15 वर्ष की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं 15 वर्ष से अधिक हो चुका है, आज उनके हक अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाई है, जिसका परिणाम आपने 18 में भी देखा था कि हमारे आदिवासी भाइयों ने पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस को जन समर्थन दिया था। आज भी उनके हक अधिकार कहीं सुरक्षित हैं तो वो कांग्रेस के साथ सुरक्षित हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, लेकिन कल ही हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में थे और उन्होंने पेशा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि भाई अधिकारियों जो आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनको और बढ़ा करके उनको दिया जाएगा और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा।
ये केवल एक झुंझुना मात्र है, क्योंकि उस पैसा एक्ट में ऐसे पैसा झुंझुना है आपके हिसाब से? जो पैसा है वो झुंझुना है? पैसा झुंझुना नहीं है। जो सरकार एक्ट लेकर आई उसमें ऐसी तमाम जो कमियां हैं जो इस बात को पुख्ता करती है कि उनके हक अधिकारों को उस योजना में छीना जा रहा है। क्योंकि होना ये चाहिए था कि तमाम जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, ऐसे समुदाय जो है या इससे जो संबंध रखते हैं, उनके साथ बैठ के एक विचार विमर्श होता या विपक्ष के लोगों के साथ एक विचार विमर्श होता, लेकिन सरकार ने नहीं किया। ये केवल हिटलरशाही लोग हैं, अपने बल पर अपनी नीतियां जो है निर्धारित करते हैं और लोगों की नहीं सुनते हैं। ये केवल अपने मन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, लोग अपने मन की बात करते हैं। मैं शंकर लाल जी के मन की बात कर लेता हूँ कि उनका इस पर क्या कहना है। शंकर लाल जी, आपने रवि जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई विचार विमर्श करना चाहिए था, बैठना चाहिए था, सलाह मशवरा करते, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना था। ये तो तानाशाही कर दिया आपने, क्या कहेंगे? समझ नहीं पाया, किससे सलाह मशवरा करना था? उनका कहना यह है, रवि जी ये कह रहे हैं कि भाई आपको पहले आदिवासियों के साथ उनकी बात सुननी थी कि भाई वो क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आप कानून लागू करते। जी जी, नहीं ठीक बात है, वो कुछ भी कहे, उनको छूट है लोकतंत्र में। अब उनके पास इतना ही बचा है, चैनल में डिबेट, ट्विटर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच ये है कि जिस ढंग से अभी इन्होंने कहा 2018 में आदिवासी बंधुओं ने हमें समर्थन दिया, धोखा मत पालो। 2003, 2008, 2013 इन 3 चुनावों में लगातार इस वर्ग का जो सीट्स था उसको गिन लो, हमारे अधिक रहे, तुम कहीं नहीं रहे। और उसका नतीजा था कि 18 वर्ष, पिछले 15 वर्ष में शिवराज जी ने, अगर गिनती करोगे तो गिनती नहीं कर पाओगे, कितने बच्चों के लिए, आदिवासी वनवासी बच्चों के लिए हर जिले में छात्रावास बनवाए। अभी यहाँ संघ की बात हो रही थी, आरएसएस की, आप कह रहे हो वनवासी कल्याण परिषद आज अनंत वर्षों से काम कर रहा है जी, और हर जिले में कर रहा है। धर्मांतरण के मामले को लेकर के आपने भी, दिव्यांश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि दिलीप सुख जी जो एक नेता हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, उस जमाने से हम इस वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। आदिवासी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कैसे आगे लाया जाए। और शिवराज सिंह जी ने प्रदेश के अंदर जिस ढंग से आदिवासी बच्चों को, चाहे जहां वो पढ़े, जितना पढ़े, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई की सुविधा, असलियत में ये घबराए हैं रानी कमलापति स्टेशन से, ये घबराए हैं टंटा भील की मूर्ति लगने से, ये घबराए हुए हैं अभी इस स्थिति में कि पैसा जो कानून आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर लागू करने की बात करी, उससे जितने ये कांग्रेसी लूट रहे थे उन क्षेत्रों में, सेठ धन्ना सेठ बन करके, नेता बन करके, इन पर सब पर अंकुश लगने वाला है। अभी ये कह रहे थे कि वो भाजपा के लोग, अरे भाई साहब, शिवराज जी ने अभी कल ही इंदौर में कहा है कि हम ब्याज खोरों को दुरुस्त करेंगे और पंचायत में ये व्यवस्था करेंगे, यदि 2, 5 हजार, 10 हजार की राशि की जरूरत है तो पंचायत उनको फाइनेंस करे और बड़े माइल्ड ब्याज पे फाइनेंस करे, उनको इनके पास न जाना जाए। उन्होंने इस तमाम व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, आगे लगे हुए। ये घबराए हुए मोदी जी की जो सभा आपके भोपाल में हुई, आप तो थे, आपने कवर की थी वो सभा, उस सभा के बाद से अचानक आदिवासी प्रेम कांग्रेस का जगह 60 साल तक। शंकर लाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मोदी जी से घबराई हुई है और रवि जी कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल जी से घबराई हुई है। अब आप निर्णय कर दीजिए, जस्टिस, आप एंकर है जी, हम क्यों घबराएंगे, मोदी जी क्यों घबराएंगे, ऐसा इनके पास हुआ क्या है? आप देखिए कि आदिवासी छात्रों के लिए ऑलरेडी उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके काम, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो बीजेपी ने किया, अगर 8 वर्ष इन्होंने किया होता तो 2003 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें वनवासी क्षेत्रों में जीती। पिछली बार 2, 4, 6 सीटें ज्यादा जीते और उसमें इनको गुमान हो गया कि वो जीते भी क्यों, इन्हें झूठा वादा किया हम कर्जे माफ करेंगे, कर्जे माफ हुए नहीं। और अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं धोखे की विद्या अधिक दिन नहीं चलती। घबराए ये है, मायूस ये है, और इसलिए इनने पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ करके मोदी जी का आगमन मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच, अभी आपने बताया मंडला कुंभ, रमेश जी ने बताया आदरणीय,
और ये झाबुआ में उनकी उपस्थिति, और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम संभागीय स्तर पर टंटिया भील की जयंती, जिला स्तर पर जयंती भाजपा ने मना दी। ठीक है शंकर लाल जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लूं। सारा फोकस जी राहुल गांधी का पता ही नहीं चला मध्य प्रदेश में कहाँ है। रवि जी महाकाल के बाद जी पतली पतली गलियों से इसी भ्रम में कमलनाथ के कि राहुल को घुमा देंगे तो आदिवासी उनके हो जाएंगे, इस तरह की। ठीक है शंकर लाल जी, ठीक है, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं रवि जी से प्रतिक्रिया ले लूं। रवि जी क्या कहेंगे शंकर लाल जी की बात पर? शंकर लाल जी केवल जुमलेबाजी करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आज वो रानी कमलावती की चर्चा कर रहे हैं। तो रानी कमलावती जी की जो चर्चा कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की चर्चा करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि उनकी सरकार का जो दोहरा चरित्र है राजधानी भोपाल में उजागर होता है, क्योंकि हबीबगंज स्टेशन से महज कुछ दूरी पर थाना हबीबगंज है। और जिस चुनावी वर्ष में आज रानी कमलावती, टंटे मामा भील याद आ रहे हैं ना, रानी कमलावती जी का जो एक किला है जो शिवराज जी की गृह जिले में आता है, 800 साल पुराना, जो अपनी दुर्दशा पर आज बाढ़ जो रहा है। शिवराज जी को वो किला नहीं दिखता है, हबीबगंज में जो स्टेशन है, पुलिस थाना है, वो नहीं दिखता है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये दो मुंहे सांप हैं जो समय देखकर फुसकारते हैं। ये समय देखकर फुसकारने वाले लोग हैं, दो मुंहे सांप हैं। इन्हें चुनावी वर्ष में आज रानी कमलावती याद आ रही है। हमारी सरकार में जो है आदिवासी हकों को इंदिरा जी के समय सुरक्षित किया गया था। कमलनाथ जी की सरकार में जो है आदिवासी विकास खंडों को वो राशि निर्धारित की गई थी जो शिवराज जी ने 15 वर्ष में उन्हें देने का कार्य नहीं किया था। जो वन उपज संघ के जो तेंदुपत्ता संग्राहक थे, उनकी धनराशि को बढ़ाने का कार्य किया था। आदिवासी विकास खंडों को पैसा दिया था। जो छात्रावास थे उनको और से अधिक गतिशील बनाने के लिए हमारी सरकार में हम बड़ी योजना लेकर आए थे, जो योजनाएं आज शिवराज जी ने बंद कर दी हैं। आज आदिवासी भाइयों को के अधिकारों को अगर लूटा जा रहा है तो शिवराज जी की सरकार में लूटा जा रहा है। ये आदिवासी विकास की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि आज जो है एक आदिवासी महिला है जिसे जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है मध्य प्रदेश में। ये आपकी कानून व्यवस्था है। गृह मंत्री जो है तमाम तरह के जो है विज्ञापनों पे अपने फोटो छपवाते हैं और जो तमाम तरह की फिल्में देखने जाते हैं। 3-3 घंटे का इनके पास समय है, लेकिन कानून व्यवस्था पर समय नहीं है। आज ब्यूटी पार्लर मंत्री कहां है? मध्य प्रदेश की गृह व्यवस्था पर ये बात कर रहे हैं। आदिवासी भाइयों के साथ लगातार इस तरह की जाति हो रही है, तो आदिवासी वर्ग देख रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। आदिवासी वर्ग सब कुछ देख रहा है, ये बात एकदम सच है। मैं रमेश जी से एक सवाल कर लेता हूं। रमेश जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब संघ भी सक्रिय हो गया है और संघ उन 84 सीटों पर, वो जहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में है, निर्णायक भूमिका निभाएंगे, वहां पर एक नई टीम भेजने की वहां पर तैयारी है। मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि इससे कितना लाभ बीजेपी को आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा? देखिए, मोटे तौर पर ये बात संघ हालांकि कहता है कि उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है और वो राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी जहां जहां संघ सक्रिय होता है और उनका काम खड़ा होता है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। कांग्रेस को वहां पर कम लाभ मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से संघ की अगर सक्रियता वहां पर बढ़ेगी तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। आप मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में और महाकौशल में भी देख लें, संघ की जैसी जैसी सक्रियता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत उसमें बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि कुछ भी हो, किसका काम कैसा है वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इस समय संघ का जो छवि बनी है वो राष्ट्र संस्कृति को लेकर के संघ की छवि प्राथमिकता के साथ बनी हुई है। और क्योंकि ये माना जाता है कि भाजपा उस लाइन पर चल रही है, तो जैसे जैसे राष्ट्रभाव प्रबल होगा, संघ राष्ट्रभाव संस्कृति के लिए जैसे जैसे काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ना ही है। तो मोटे तौर पर अभी जो संघ का आने वाले दिनों में जो उनके कार्यक्रम है, मैं समझता हूं उनका महाकौशल में भी कार्यक्रम है और मालवा क्षेत्र में भी कार्यक्रम है। वो जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे सम्मेलन करने वाले हैं, अभी तो एक कार्यक्रम उनका भोपाल में है, शायद 10 या 11 को, शंकर लाल जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो इसके बाद जो उनका आदिवासी क्षेत्रों में काम बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से उनका काम बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो होगा। जी रमेश जी, एक सवाल और आपसे कर लेता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि अभी जो हमने हाल ही में देखा कि बीजेपी आदिवासियों को लेकर के इतनी सक्रिय हो गई और अब तो संघ भी सक्रिय हो गया है, कांग्रेस का ये कहना कि ये राहुल गांधी की यात्रा का असर है और वो डरे हुए हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, ये दोनों बातें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, भाजपा का भी और कांग्रेस का भी। जी। मोटे तौर पर संघ ने जब से काम खड़ा किया है तब से वो आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय है। अगर उनका काम अगर देखेंगे 1940 में ये जो आदिवासी क्षेत्र उनका है, खरगोन का है, मालवा का है, धार का है, यहाँ 1940 में संगठन उनका सक्रिय हो गया था। 1950 के बाद उनका संगठन सक्रिय हो गया था। अगर 1967 के लोकसभा चुनाव देखेंगे तो 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को खरगोन, अरगोन, धारवाड़ जैसी सीटें, यहाँ की आदिवासी वोट सबसे ज्यादा है, बुरहानपुर जैसी सीटें 1967 में जनसंघ ने जीती थी। तो ये कहना तो आप राजनीतिक दृष्टि से अपनी जगह राजनीतिक दल कहें वो सब कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संघ का काम अगर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं उन्होंने उन छोटे क्षेत्रों से, उनका महानगरों में आरंभ में काम नहीं था। आप देख लें जनसंघ की सीटें भी आप देख लें, 1972 की सीट देख लें, 67 की सीट देख लें, 1962 की सीट जनसंघ की देख लें, वो आरंभ में अगर जीते हैं तो कस्बाई क्षेत्र पर, अर्धनगरीय क्षेत्रों से जीते हैं, और जहां पर ग्रामीण क्षेत्र और वनवासी क्षेत्र ज्यादा है वो वहां से जीते हैं। तो संघ वालों का काम तो शुरू से ही है। और अभी भी अगर देखेंगे ये 2018 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी आदिवासी सीट पर किसी से समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने एक सीट पर जयेश से समझौता किया था। तो कहीं ना कहीं उनका काम, दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से काम करते हैं, चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हैं, सबका अपना एक काम है। ठीक है। चलिए शंकरलाल जी, रवि जी, रमेश जी, आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरएसएस की एक विशेष टीम आदिवासियों के बीच जाने वाली है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों के जो 89 ब्लॉक्स जो कि आदिवासी बाहुल्य हैं, अब आरएसएस उन ब्लॉक्स पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी इन्हीं ब्लॉक्स से होकर के गुजरी थी और आरएसएस का पूरा फोकस है। कहा तो यह जा रहा है कि आदिवासी धर्मांतरण को रोकने के लिए और जो आदिवासियों के बीच पेशा को लेकर के जागरूकता फैलाने के दृष्टिकोण से ये जो लिया गया है निर्णय कि आरएसएस के जो लोग हैं वो आदिवासियों के बीच जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि राहुल गांधी की यात्रा से डर की वजह से बीजेपी इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई है, जो कि चुनावी साल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस निर्णय के बाद, आरएसएस के इस निर्णय के बाद, आदिवासियों के बीच पहुंचने के बाद इसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।